Hello students, in the last video we have discussed about the Bohr's atomic model and today we are going to discuss about the limitations of Bohr's model. बोहर मॉडल ने बहुत अच्छा काम था बोहर का और मॉडल जो है काफ़ी उस टाइम पर सक्सेसफुल भी था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, लेकिन उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, लिमिटेशंस थे। वो सारे जो है प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे एटम की को। तो व्हाट वर दैट लिमिटेशंस एट दैट टाइम, लेट्स सी। फर्स्ट, inability to explain the line spectra of multi electron system means बोहर का जो आपने देखा सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या हो गया कि वो इट वाज वैलिड ओनली फॉर द वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम हाइड्रोजन और वी कैन से हीलियम प्लस आयन, है ना। हीलियम प्लस आयन हाउ इट इज़, क्योंकि हीलियम प्लस है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन था कि कैसे हो गया ये, तो वो जब एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हीलियम प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा अब इसमें। ओके, सिमिलरली लिथियम प्लस 2 इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम प्लस 3 हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर ऑल हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये जो स्पेक्ट्रा है मॉडल, ये जो मॉडल है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही एक्सप्लेन कर पाता है। नाउ अब यदि इसके अंदर हीलियम, यदि हम लें न्यूट्रल एटम, हीलियम का यदि न्यूट्रल एटम लेते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोहर मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम ओनली विच इज़ हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आते ही उसका ये जो मॉडल है ये फेल हो जाता है। इसका कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। उसमें एक रीज़न जो समझ में आता है कि बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था ना, इस तरह से जो मॉडल था उसमें कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, उसके बारे में तो उन्होंने कंसिडर किया, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बट यदि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे हीलियम है उसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल भी करेंगे, है ना, रिपल्शन फोर्सेज भी होंगे वहाँ पे। तो वो जो रिपल्शन फोर्सेज हैं उसको इसने कंसीडर नहीं किया था, केवल अट्रैक्शन फोर्सेज पे ही कॉन्सेंट्रेट किया था। इसलिए ये चीज़ जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहाँ तो केवल अट्रैक्शन फोर्स ही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जैसे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ को यहाँ पे इन्होंने कंसिडर नहीं किया था। इसलिए ये मॉडल जो है वो थोड़ा फेल हो गया 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अलावा। दूसरा, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो व्हाट इज़ द जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, लेट्स सी। व्हेन ये जो लाइन स्पेक्ट्रा है, ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा, इसके अंदर हाइड्रोजन का या किसी भी एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का लाइन स्पेक्ट्रा है, उसके अंदर यदि आप मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हो, ठीक है, तो ये जो लाइन पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में से, स्पेक्ट्रम लाइन, इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लगाते उसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी, इस तरह से बहुत सारी स्प्लिटिंग हो जाएगी, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह की जो लाइन स्पेक्ट्रम की जो स्प्लिटिंग हो रही है उसको बोलते हैं जी मैन इफेक्ट। तो व्हाट इज़ द रीजन फॉर दिस स्प्लिटिंग, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, सिमिलरली इफ़ देयर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मीन्स इधर इसको कैथोड और एनोड से जोड़ दिया, जो ये लाइन जा रही है, तब भी क्या हो गया, सिमिलर टाइप ऑफ स्प्लिटिंग विल बी देयर, यहाँ पे इस लाइन की जो है वो स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, क्योंकि ये स्टार्क ने फाइंड आउट किया था। ओके, तो दिस जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, तो दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। थर्ड, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन 3D मॉडल ऑफ एटम। अब जो बोहर ने मॉडल दिया ये था उसका मॉडल, ठीक है, और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे। इस मॉडल के अंदर ये जो सर्कुलर पाथ दिखा रहे हैं, ये फ्लैट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये एक ही प्लेन का जो स्ट्रक्चर 2D स्ट्रक्चर जो है वो ही बोहर ने एटम का माना था। जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वैसा ही उसने स्ट्रक्चर माना था कि सर्कुलर पाथ है उनका इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो बॉल की तरह 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉल की तरह, वो एक प्लेट की तरह नहीं है,
जैसे डिस्क या प्लेट होता है वो तो 2D में वो हो गया सर्कुलर, और बॉल जो हो गया स्फेरिकल जो हो गया है ना वो 3D में सर्कुलर हो गया। मीन्स क्या हुआ कि उसके अंदर जैसे न्यूक्लियस है तो वो इलेक्ट्रॉन्स के जो ऑर्बिट होंगे वो इस तरह से भी होंगे, इस तरह से भी होंगे, है ना, 3D के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऐसे हर डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट होगा। तो दैट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोहर, उसने ये माना बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इस टाइप के 3D होता है, ठीक है, उसके इधर इधर सब तरफ से ऑर्बिट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर उसमें एक चीज़ और आती है, आगे आप पढ़ोगे ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना। इसका जो मॉडल था वाज नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट द ऑर्बिटल्स, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज़ नॉट एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। वो क्या होते हैं अभी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, 3D स्ट्रक्चर्स में वो आते हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये कंटिन्यूटी में है। फोर्थ पॉइंट इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब कोई भी एटम है वो एटम से मॉलिक्यूल क्यों बनता है ना, एटम जो है वो स्टेबल नहीं है और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है। इस तरह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एंड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन क्यों होता है वो भी बोहर ने नहीं एक्सप्लेन किया। और दूसरा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जब होता है तो उसका शेप जो है वो फिक्स होता है, कोई लीनियर इन शेप होते हैं, ठीक है, कोई टेट्राहेड्रल होते हैं, कोई ट्रायंगुलर होते हैं। तो ऐसे हर मॉलिक्यूल का अपना अपना एक शेप होता है, बेंड शेप, सो मैनी शेप्स आर देयर। तो बोहर ने इसके बारे में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। हरी बात समझ में, मॉलिक्यूल व्हाई इट इज़ फॉर्म्ड, है ना, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एन एटम, एटम से मॉलिक्यूल क्यों बन रहा है, एंड व्हाट इज़ द स्टेबिलिटी, कौन सा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, एंड व्हाट इज़ द शेप, किस टाइप का मॉलिक्यूल का शेप होना चाहिए, वो एक फिक्स्ड शेप में क्यों रहते हैं, है ना। इस तरह की कोई जो है एक्सप्लेनेशन बोहर ने अपने मॉडल में नहीं दिया था। ओके फिर जो ये जो पॉइंट है दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। बोहर का जो मॉडल है वो ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ड्वेल नेचर का मतलब क्या होता है कि जो मैटर है, ड्वेल नेचर को बाद में एक्सप्लेन किया, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेन किया था ड्वेल नेचर मीन्स वेव नेचर, किसी भी मैटर का वेव नेचर भी होता है प्लस उसका पार्टिकल नेचर भी होता है, दोनों नेचर जो है वो साथ साथ होते हैं, ठीक है। बोहर ने जो कंसीडर किया, सबसे बड़ा उसके जो मॉडल का फेलर जो था वो यही था कि बोहर ने एक ही चीज़ को कंसीडर किया, पार्टिकल नेचर, ठीक है। उन्होंने जो मैटर को कैसे लेके देखा कि उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है। एक्चुअल में क्या है कि उसका नेचर कैसा होता है, ड्वेल नेचर होता है। इट बिहेवियर इज़ वेव लाइक ऑल्सो एंड पार्टिकल लाइक ऑल्सो, दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं कोई भी एटम्स जो होते हैं, ठीक है, या मैटर जो होता है। तो दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ओके तो बोहर ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या कंसिडर किया था कि उसका मॉडल एटम जो है वो पार्टिकल इन नेचर है, कोई भी मैटर है वो पार्टिकल इन नेचर है। उसके बाद में वेव मैकेनिक्स आया, ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स होते हैं, उसमें क्या कंसिडर करते हैं, उसमें हम मैटर का ड्वेल नेचर जो है वो कंसिडर करते हैं। ड्वेल नेचर का मतलब क्या हुआ, उसका पार्टिकल नेचर भी है प्लस उसका वेव नेचर भी है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉगली ने अपना एक इक्वेशन दिया था। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन जो है उसमें क्या बोला गया कि कोई भी मटेरियल, ठीक है, भले ही वो माइक्रोस्कोपिक है या वो मैक्रोस्कोपिक है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये जैसे जो भी है ना माइक्रोस्कोपिक, या फिर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक जो भी अपने को नेकेड आई से दिख रहा है, जैसे ये पेन है, ये मेरा जो स्पेक्स है, एनीथिंग जो भी आपको दिखता है, कितनी भी हैवी चीज़ है, कोई बॉल है, जो भी आपके सराउंडिंग में आपको दिखता है, दीज ऑल आर हैविंग वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर। सबके अंदर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं उनके अंदर वेव नेचर जो है वो ज़्यादा दिखाई देता है, और जो मैक्रोस्कोपिक है, जैसे ये पेन है, अभी ये आपको वेव कहाँ से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्यों, अभी बोलेंगे ये वेव है तो अपने को पागल समझेंगे ना कि साइंस वाले पागल होते हैं तो इसका वेव नेचर कह रहे हैं, डी ब्रॉगली ने कहा कि नहीं भाई ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल के साथ साथ वेव भी है।
बट जैसे जैसे मास बढ़ता है ना किसी भी चीज़ का, उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाती है। इसकी वेवलेंथ जो है वो इतनी कम है कि वो हमें नॉर्मली रियलाइज़ नहीं होती है, इसलिए हमें उसका वेव कैरेक्टर जो है वो दिखाई नहीं देता है। कौन सा कैरेक्टर उस पर सुपीरियर हो जाता है? पार्टिकल नेचर। ओके, दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। और उन्होंने फिर अपने उसमें बताया भी कि कैसे आप पार्टिकल नेचर और वेव नेचर जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ये जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, ये सब, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोस्कोपिक, जैसे मैंने बोला, वो सारी चीज़ों में कैसा नेचर होता है? ड्वेल नेचर होता है। अब कैसे उसको कोरिलेट किया? अब देखो एनर्जी उनकी कैसे कंसिडर करेंगे? E = h², ये प्लैंक्स ने दिया था, है ना। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए थी? वेव लाइक के लिए, वेव के लिए बोला था ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वेव होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी या वेव लेंथ होगी। उसके बाद में जो मटेरियल होते हैं, मैटर जो होता है, उसके लिए एनर्जी का इक्वेशन किसने दिया था? आइंस्टाइन ने क्या बोला? E = mc²। तो इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम कंपेयर कर दें, ओके, देन h² विल बी इक्वल्स टू m × c²। अब इसमें न्यू, एज यू नो, न्यू इक्वल्स टू व्हाट? न्यू फ्रीक्वेंसी, दैट इज c/λ। तो ये वैल्यू आप यहाँ लिख दोगे। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू h/m × c। ये जो इक्वेशन है, दिस इज द डी ब्रॉगली इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम डी ब्रॉगली इक्वेशन के नाम से बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द h हियर? प्लैंक्स कांस्टेंट। m इज द मास ऑफ द मटेरियल, जो भी है उसका मास। c इज द, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लेकिन यदि हम लाइट या रेडिएशंस के अलावा कोई मैटर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? h/m × v, ठीक है, अदर देन लाइट। तो c की जगह क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ दैट मैटर। यदि वो मूविंग होगा तो उसका वेलोसिटी होगी ना, m उस बॉडी का मास, h इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब आप जानते हो कि m × v क्या होता है? m × v इक्वल्स टू, दैट इज मोमेंटम। तो लैम्डा इक्वल्स टू h/p, ये भी एक रिलेशनशिप है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेवलेंथ होती है वो उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। h तो कांस्टेंट हो गया ना, या हम कह सकते हैं वेवलेंथ जो है उसकी मास के और उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेवलेंथ जो है वो कम होता जाएगा, वैसे ही उसकी वेलोसिटी के भी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को यदि आप कंबाइन करते हो तो सीधा सा हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। ओके, इसीलिए क्या, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लाइट इन मास है ना। जो भी ये माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती है वो लाइट वेट होती है, तो उनका वेव नेचर ज़्यादा रियलाइज़ होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब मैं जैसे बोल रही हूँ कि कोई भी पेन है या कोई हैवी बॉडी है, उसकी वेवलेंथ जो है वो इतनी कम होती है कि हमें उसका पार्टिकल नेचर रियलाइज़ होता है, ये वाला नेचर जो है वेव वाला रियलाइज़ नहीं होता है। ओके, गॉट इट? ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस there is a question. What is the question? In the question the mass of the electron is given. It is 9.1 into 10 power minus 31 kilogram. The velocity of it is 10 power 3 meter per second, and you have to calculate the wavelength of this. So what is the formula can be used? h/mv, lambda equals to wavelength निकालना है सीधा सीधा। तो आप h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू लिखोगे, मास लिख दोगे, जो भी यहाँ पे गिवन बॉडी का मास होगा वो लिख देंगे, वेलोसिटी गिवन होगी तो वो भी लिख देंगे, और इस तरह से हम जो है उसका कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ। ओके, इसका ये आंसर आ गया 7.25 इंटू 10 पावर माइनस 7 वेवलेंथ। ओके, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम डी ब्रॉगली इक्वेशन, दैट इज दिस इज़ द एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट बुक, है ना, बट मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया है, तो आप इसको ध्यान देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, है ना, इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी गिवन है 3 इंटू 10 पावर माइनस 25, और वेवलेंथ जो है वो उसमें निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में ये। अब देखो काइनेटिक एनर्जी से आप वेवलेंथ डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो? ठीक है, तो उसके लिए आपके सामने ये फार्मूला रहता है, ये डिराइव्ड फार्मूला है। इसको आपको कैसे डिराइव हुआ वो मैंने इसमें समझाया है। तो आपको याद करने के लिए तो केवल यही याद करना है, लेकिन कैसे ये आया, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप इसको समझ जाओगे। देखो वेवलेंथ का एक फार्मूला डी ब्रॉगली इक्वेशन से हो गया ये, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv², दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से हम वेलोसिटी को ले लेते हैं, तो v इक्वल्स टू √2 ke/m, है ना। अब ये जो v है ये वेलोसिटी हो गया और ये भी वेलोसिटी हो गया, तो लैम्डा में जो है ये
v की वैल्यू आप पुट कर दोगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वी कैन बी पुटेड फ्रॉम हेयर, तो एच अपॉन एम इंटू क्या लिख दोगे, ये वैल्यू हो गया। अब इसमें इसका जो आगे का सॉल्यूशन है वो सीधा ये आएगा। ये कैसे आया वो मैंने यहाँ पे और थोड़ा सा इसको क्लियर कर दिया। क्या आया, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें आप ऊपर और नीचे दोनों रूट एम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये देखो ये रूट एम और रूट एम क्या हो जाएगा, एम, नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट एम, ये ठीक है, ये एम हो गया और ये रूट एम हो गया, तो एम और एम से इसको कैंसिल आउट कर दोगे और फाइनली क्या बचेगा आपके पास में, एच अपॉन रूट टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। आ रही है ना बात समझ में। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आपके पास में इक्वेशन याद करने के लिए क्या आ गया, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट के ई इंटू एम। दिस इज द डायरेक्ट इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ रिलेशनशिप। यदि आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वेवलेंथ जो है वो निकाल सकते हो। अब मास जो इसमें है इलेक्ट्रॉन के लिए ये डेटा है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है, इसलिए मास भी नॉन है और काइनेटिक एनर्जी भी नॉन है, प्लैंक्स कांस्टेंट नॉन होता ही है। तो आपको केवल इतना करना पड़ेगा, ठीक है, और आप इससे फिर कैलकुलेट कर लोगे। एच की वैल्यू हमने लिखी रूट, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया और उसके बाद में मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डाल दिया, कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये अनदर मेथड है, डायरेक्ट मेथड है कि आप वेवलेंथ को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। बुक में दूसरा सॉल्यूशन है, आप चाहो तो अल्टरनेटिव वो सॉल्यूशन भी देख करके कर सकते हो जो आपको बेटर लगे। इसमें आपको क्वेश्चन में इतना डिराइव नहीं करना है, अरे ना बस में जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो केवल ये फॉर्मूला आपको देख करके याद करके रखना है और इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ओके। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है, बट इसमें जो है सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम नहीं है। इट मीन्स वो क्या है नहीं पता, तो उसका मास जो है वो क्या हो गया, अननोन। अब इसमें मास भी अननोन है, ठीक है, और उसमें आपको निकालने के लिए क्या है, फ्रिक्वेंसी, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो वेवलेंथ, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया। अब वेवलेंथ का आप जानते हो लेमडा इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू होता है ना, तो ये लाइट के अलावा यदि आप लेते हो, सी को किससे रिप्लेस किया हुआ है, यहाँ पे हमने डी ब्रॉगली ने रिप्लेस कर दिया था, सी की जगह क्या लिख सकते हो, वी, दैट इज़ द वेलोसिटी। अब इसको दोनों को कंपेयर कर दोगे, इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये हो जाएगा, तो v अपॉन न्यू इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को बाहर ले लोगे, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। अब ये एम वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। आ रही ना बात समझ में, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको 2 को इधर ले जाओगे तो ये हो गया 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, और फिर इससे अब ये फार्मूला आपके सामने हो गया, ठीक है। यदि आपको मास नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी केवल निकालना है विदाउट मास, देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच, ठीक है। ये शॉर्टकट फार्मूलाज होते हैं जो आप डायरेक्ट जो है यूज़ कर सकते हो, याद यदि हो तो। इसमें आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख दोगे, एच लिख दोगे, कैलकुलेट होके आ जाएगा, ओके। तो दीज वर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज इक्वेशंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।